हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनर्स और पार्टनरशिप के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर हमने डिस्कस किया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, फिर हमने डिस्कस किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आज की डेट में देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो हैं उनका एक चलन है। ज़्यादातर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप देखने को मिल जाएंगी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप्स के हमने कुछ डिसएडवांटेजेस, जिन्हें लिमिटेशंस हम कह सकते हैं, वो हमने देखे थे। सबसे बड़ी बात, वो केवल अकेला व्यक्ति ऐसा होता है जो सारा का सारा रिस्क बेयर करता है। अब ये मान के चलिए कि आपने बिजनेस में 1,00,000 रुपये लगाए, अनफॉर्चुनेटली वो बिज़नेस रह गया, नहीं ग्रो हो पाया, तो वो 1,00,000 जो रुपया डूबेगा वो किसका डूबेगा? आपका डूबेगा। और वो सारा का सारा जो वहन करना पड़ेगा वो किससे करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। ये एक चीज़ है। दूसरी बात क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड कैपिटल है, बाउंडेशंस हैं कि भाई आपको ही व्यापार करना पड़ेगा, आपको ही बिजनेस ऑपरेट करना पड़ेगा। तबीयत खराब है, बीमार हैं, मर गए, इंसॉल्वेंट हो गई, किसी भी रूप में अगर आपको कोई नुकसान या हानि होती है तो उसका सीधा सीधा सा प्रभाव क्या है? व्यापार पर पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप में एज अ लिमिटेशन काम करती हैं। इन सब लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है जिसको कहते हैं पार्टनरशिप। कैसे काम करता है, फंक्शनिंग क्या है? जब दो लोग आपस में एक साथ काम करते हैं तो उनके बीच में डिस्प्यूट्स भी होते होंगे। उन डिस्प्यूट से कैसे कम आउट किया जाता है, कैसे बाहर निकला जाता है, कैसे जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके लिमिटेशंस भी हैं, और क्या इसके मेरिट्स हैं, सारी चीज़ें एक एक करके हम जानेंगे। क्या ये अकेली एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है? इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस होता है। पार्टनर कौन होते हैं, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं, क्या रोल है पार्टनर्स का, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो पार्टनरशिप है वो आपका एक फुल फ्लैग टॉपिक रहने वाला है। क्लियर है ये वाली बात? पार्टनरशिप के जो एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है वो हम अकाउंटेंसी में कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं क्या? थ्योरेटिकल, माने हम थ्योरी जानने वाले कि किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब चीज़ों को जानते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले हम काफ़ी कुछ जो है कॉन्सेप्ट करा चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कंप्लीट करा ही चुके हैं, वो आप एक बार देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वरना मैं टैग कर दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में लिंक के साथ, या आप कार्ड में जा कर के उसको देख सकते हो। सभी जगह पर लिंक अवेलेबल है। नहीं मिल पा रहा है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अवेलेबल करा दूँगा, वैसे तो मिल जाएगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा एक बेसिक मोटिव मेरा ये है कि जो भी कंप्लीट कोर्स है कॉमर्स का वो सारा का सारा आपको अवेलेबल हो जाए एक ही प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपको जगह जगह पर ना जाना पड़े और आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। तो चलिए शुरू कर। अच्छा, एक चीज़ और है, वो क्या है कि हाल ही में कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों तक कह सकते हो, जो वीडियोस हैं वो थोड़ी सी शफल रहेंगी, आगे पीछे रहने की संभावना है ना? क्योंकि जैसा कि अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं तो इवैल्यूएशन पे जाना है ना? तो वो एक चीज़ है, और भी कुछ चीज़ें हैं, है ना? मेन तो यही है। ठीक है। तो जैसे भी समय होगा उसको जो है रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा, आएंगी डेली बेसिस पर ही, इस बात से आप बेफिक्र रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग, तो मिनिमम दो हैं,
और मैक्सिमम 2 से ज़्यादा हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी भी बिजनेस को करने के लिए रेडी होते हैं, उसके जो प्रॉफिट्स हैं बिजनेस के आपस में शेयर करते हैं, उसके जो लॉसेस हैं उसको बियर करते हैं, साथ में पूरे बिजनेस की फंक्शनिंग करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है और ये सारे जो काम हो रहे होते हैं ये एक एग्रीमेंट के तहत हो रहे होते हैं। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट रहता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिससे आने वाले समय में या फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो। एक चीज़ तो ये हो गई। तो पार्टनरशिप क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से मिलकर के बनी एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। 2-3 चीज़ें ध्यान में रखो। पहला, 2 या 2 से ज़्यादा लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगी, है ना, पहला। दूसरा, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगी। तीसरा, एग्रीमेंट होगा। और चौथा क्या है कि उनके बीच का जो मोटिव होगा वो बिजनेस मोटिव होगा। ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो फर्म के अंदर इंडिविजुअल काम कर रहा है उस इंडिविजुअल माने पर्सन को कहा जाता है पार्टनर, साझेदार। क्या कहा जाता है? साझेदार। और जब साझेदारों का ग्रुप बन जाता है, जहाँ पर मैंने मेरी फर्म है उसमें 2 लोग काम करते हैं, मैं और मेरा एक फ्रेंड, दोनों का पैसा लगा हुआ है, दोनों एग्री कर रहे हैं कि भाई हम प्रॉफिट इस तरह से शेयर करेंगे, तो उसको कह दिया मैंने पार्टनरशिप। हम दोनों के पार्टनर्स। और जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने क्या कह दिया? फर्म। क्लियर हो गया? और जो भी फर्म का नाम होगा वो क्या कहलाएगा? फर्म का नाम। क्लियर हो गई ये बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक? चलिए आगे आ जाइए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। सेक्शन 4 की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बड़े प्यार से इसको समझिए। इसको मैं हटा रहा हूं ताकि आपकी ये चीजें समझ में आ जाएं। एक एक करके हाईलाइट करेंगे। एक तो रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। पर्सन के बीच में नहीं है, पर्सन्स के बीच में। इसका मतलब यहां पर कितने पर्सन होने चाहिए? 2 मिनिमम। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं वो? शेयर कर रहे हैं अपना प्रॉफिट। क्या कर रहे हैं? अपना प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। किसमें? एग्रीड रेशो में। किसमें? एग्रीड रेशो में। एग्रीड रेशो का मतलब क्या कि उनके बीच में क्या है? एग्रीमेंट। पर्पस क्या है? बिजनेस चलाना। ये सब इसके फीचर्स हैं। बिजनेस होना चाहिए। क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो उसमें सभी के सभी साझेदार काम करेंगे, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक व्यक्ति काम करेगा बाकी सभी के लिए। अब इसको समझते हैं ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है समझिए। एक पार्टनर और एक पार्टनर, 2 पार्टनर, ये एक फर्म के साथ मिलने गए। ये कौन है? क्लाइंट। कौन है ये? क्लाइंट। अब ये ए है और ये बी है। बी क्योंकि क्लाइंट के ज़्यादा नज़दीक था तो ए ने बी से कह दिया कि भाई आप क्लाइंट के पास जाइए और डीलिंग कर लीजिए। बी ने कहा मुझे पैसा चाहिए। ए ने कहा फर्म से ले लो। बी ने फर्म से 1 लाख रुपए निकाल लिए। कितने निकाल लिए? 1 लाख रुपए निकाल लिए। और बी ने इस 1 लाख से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। कितने का प्रॉफिट जनरेट किया? 5 लाख का। अब ए कह रहा है, ए गया बी के पास कि भाई लाओ 6 लाख रुपए दो। बी ने कहा 6 लाख किस बात के? 1 लाख रुपए लिए थे फर्म से, वो ले लो, 5 लाख तो मेरे हैं। तो ए ने कहा नहीं, हमारा ये पहले से ही डिसाइडेड है कि या तो सिर्फ मैं काम करूंगा, और अगर मैं काम करूंगा तो सभी के लिए काम करूंगा। मतलब मैं क्या मतलब क्या है? मैं में सभी शामिल है। मैं केवल अकेला व्यक्ति नहीं, उसमें सभी शामिल है। या सभी के लिए काम करेंगे, मतलब इसमें अकेला व्यक्ति होगा ही नहीं, सभी ही शामिल होंगे। चाहे एक व्यक्ति काम करो चाहे सभी काम करो। तो ऐसी सिचुएशन पे ये जो भाई साहब हैं ए, ये तो बन जाते हैं प्रिंसिपल। क्या बन जाते हैं? प्रिंसिपल। और ये जो बी महोदय हैं ये बन जाते हैं एजेंट। अब सवाल ये आता है
कि क्या बी हमेशा एजेंट रहेगा? नहीं। आपने ए को भेज दिया पानीपत युद्ध लड़ने के लिए, नहीं, फिर डील करने के लिए भाई। अब इसने फर्म से उठाए 2 लाख रुपए और प्रॉफिट अर्न करा 7 लाख का। अब बी चला गया इसके पास, लाओ भाई 9 लाख रुपए दो। तो उस परिस्थिति में जो ए होगा वो कौन बन जाएगा? एजेंट। और बी कौन बन जाएगा? प्रिंसिपल। और अगर सर दोनों ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो एजेंट। और सर अगर दोनों ही काम पे चले गए तो अगर दोनों ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्रिंसिपल। और अगर सर दोनों ही काम पर चले गए तो एजेंट। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति जाएगा वो एजेंट कहलाएगा, जो व्यक्ति काम पर नहीं जाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ये कह रहा है, इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोला जाता है इसको? म्यूचुअल एजेंसी। आगे पढ़ेंगे हम, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिफाइन किया गया पार्टनरशिप को। क्या है? रिलेशन है। ऊपर भी आपने ये पढ़ा था। किनके बीच है? पर्सन्स के बीच है। मिनिमम कितने पर्सन्स होने चाहिए? 2। एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ जी सर। क्या करते हैं वो? अपनी प्रॉपर्टी को कंबाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं वो? अपनी प्रॉपर्टी को कंबाइन कर लेते हैं। भाई जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। लेबर को कंबाइन कर लेते हैं, स्किल्स को कंबाइन कर लेते हैं, और क्या शुरू कर देते हैं? अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, और अपने प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ गई? ये किस में गए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गए। पार्टनरशिप इज, हैने ने भी कुछ कहा है। क्या कहा है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट की बात कही है, लॉफुल बिजनेस की बात करी है ना, और प्राइवेट गेन की बात करी है कि भाई हम व्यक्तिगत रूप से साझेदार रहेंगे और लाभ शेयर करेंगे। एक ये चीज़ है। ये किसने कहा है? हैने ने कहा। क्लियर है? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। फीचर्स क्या हैं? फॉर्मेशन। किसी भी साझेदारी संस्था का जो गठन किया जाता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन ये इसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी संस्थाएं चल सकती हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से यहां तक आनी नहीं चाहिए, है ना। अब सवाल ये आता है कि सर मान लिया हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया और नहीं भी कराया तो भी क्या ही हो जाएगा? बताओ रजिस्ट्रेशन का क्या फ़ायदा होगा? आप हमें ये बताइए। देखिए रजिस्ट्रेशन का क्या फ़ायदा होगा ये तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन नुकसान क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जो थर्ड पार्टी है उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। अच्छा, यस। पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकते। ओह, ये भी बात है। यस। 100 रुपए के विवाद से ज्यादा का वाद न्यायालय नहीं लेकर के जा सकते हैं। कुछ अजीब नहीं हो गया ये वाला? जी हाँ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आपकी लायबिलिटी किसी तीसरे व्यक्ति के खिलाफ 100 रुपये से ज़्यादा की बन रही है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। अगर 100 रुपये की बन रही है तो कर सकते हो। तो ये इसके नुकसान है। अब आपको फ़ायदे समझ में आ गए होंगे। कई बार बच्चों को जो है फ़ायदे समझ में नहीं आते, नुकसान से फ़ायदे समझ में आते हैं। जब नुकसान होता है तब पता चलता है। ये वही है। क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा है, बहुत बार प्रश्न आया है, बहुत बार। क्या क्या आया है? देखिए मिनिमम जो है, 2 बातें मैं बता रहा हूँ, एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो सबसे पहले मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। मिनिमम पार्टनर्स जो दिए गए हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए हैं। ये बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
और मैक्सिमम जो दिए गए हैं वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं। अच्छा, तो सर जो मैक्सिमम हमने एक पढ़े थे कि 10 और 20 होते हैं, बैंकिंग में 10 होते हैं और नॉन बैंकिंग में 20 होते हैं, तो वो तो सर पार्टनर नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं होते हैं, वो हमेशा किस में होते हैं, कंपनीज एक्ट में। ओके, इसका मतलब है सिर्फ मिनिमम ही पार्टनरशिप एक्ट में होंगे। यस, और सर अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो फिर ये बनेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर डिफाइंड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और नन ऑफ दीज। तो सर हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि हमें तो ये पता था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें मेंशन किया जाता है। आज ही हमें पता चला था, और जिनको पता था ना वो अपने लिए क्लैप करना, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। अब बात करते हैं मिनिमम कितने होते हैं। मिनिमम होते हैं दो होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होते हैं उस पर चर्चा का विषय है। अब क्या चर्चा है उस पर देख लीजिए। एक नियम के अनुसार तो 100 हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 100, लेकिन ये किसका सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट का। इसका विशेषाधिकार किस पर है, सरकार के पास है। क्या ये किसी में उल्लिखित है, हाँ, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, कंपनीज एक्ट 2013 ये प्रिस्क्राइब करता है कि सरकार की क्या, सरकार अगर परमिशन करे तो एक पार्टनरशिप में 100 मेंबर हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन सर ये तो हो सकते हैं वाली बात है, होते कितने हैं वो बताओ सर। तो उसके लिए है 50। सर कंफ्यूजन हो रहा है, अभी क्लियर करता हूँ। पहले ये समझो कि ये किसमें का, ये कहा है रूल 10 ऑफ इंडियन कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। अब सर ये क्या है, जब इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसके बाद कुछ रूल्स आए 2014 में, विविध नियम अलग अलग तरह के। उन नियमों के तहत, है ना, उन नियमों के तहत एक नियम यह दिया गया कि किसी भी साझेदारी संस्था में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। लेकिन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर सरकार चाहे तो किसी पार्टनरशिप फर्म में 100 मेंबर्स तक हो सकते हैं। अब सर सवाल ये है कि अगर क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, एक ऑप्शन 10 है, एक ऑप्शन 20 है, एक ऑप्शन 50 है और एक ऑप्शन 100 है। सर पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग तो सारे ही सही हैं, बिल्कुल सारे सही हैं, लेकिन आप जो उत्तर दोगे वो 50 पर दोगे। ओके सर, ठीक है। और अगर वो स्पेसिफाई कर रहे हैं गवर्नमेंट की हेल्प से कितने हो सकते हैं, तो फिर 100, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद आता है रिस्क बेयरिंग, जोखिम उठाना। The reward comes in the form of profit which are shared by partners in an agreed ratio. अब दो चीजें हैं, या तो एक्ट काम करेगा या डीड काम करेगी। डीड माने एग्रीमेंट। ठीक है, या तो एक्ट काम करेगा या डीड काम करेगी। एक्ट अगर काम करता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा होगा, इक्वली होगा। और अगर डीड काम करेगी तो कैसा होगा, अगर डीड काम करेगी तो कैसा होगा, अगर डीड काम करती है तो एज पर एग्रीमेंट, एज पर एग्रीमेंट। मतलब ये कि दो लोग हैं, ये जो दो लोग हैं ये आपस में 3-2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2-3 में भी कर सकते हैं, 2-1 में भी कर सकते हैं, 2-2-2-1, है ना, 5-3 में भी कर सकते हैं, 1-4 या 4-1 में भी कर सकते हैं, जिसमें ये चाहे उसमें कर सकते हैं। ठीक, दे ऑल्सो शेयर लॉसेज इन द सेम रेशियो इन द इवेंट ऑफ इनकरिंग लॉस। अगर नुकसान हो रहा है तो सेम रेशियो में वो लॉस भी इनकर करेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल,
द एक्टिविटीज ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म आर मैनेज थ्रू द जॉइंट एफर्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसको हमने म्यूचुअल रिलेशन एजेंसी भी कहा था कि भाई आपस में सभी लोग मिलकर के, जैसे 40 लोग हैं। अच्छा, एक प्रश्न इसमें यह भी आता है कि कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 74 मेंबर्स जो है वो काम कर रहे हैं एज अ पार्टनर, तो क्या वो लीगल है या नहीं है? तो वो लीगल नहीं है। लीगल क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टनरशिप के तौर पर केवल 50 मेंबर ही हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो कैसी हो गई? इलीगल हो गई। अब सपोज करो 40 लोग हैं, 50 हो सकते हैं, 40 लोग काम करते हैं। अब ये जो 40 लोग काम कर रहे हैं, है ना, ये जो 40 लोग काम कर रहे हैं, इन 40 ने आपस में डिसीजन लिया, तब बात करी, किसी मुद्दे पर बात करी, ग्रोथ पर, प्रोडक्टिविटी पर, किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं। तो सभी की भागीदारी जो है वो उपस्थिति रहेगी, सबकी उपस्थिति रहेगी, सबकी भागीदारी रहेगी और सभी एकमत होकर के निर्णय लेंगे। तो किसी भी तरह का डिस्प्यूट यहाँ पर होने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है कि भाई आपने मेरी बात नहीं मानी। तो जितने ज़्यादा लोग हैं, जिसके फेवर में ज़्यादा वोटिंग होगी, वही काम कर लिया जाएगा, है ना। 2/3 वोट जो है जिसके फेवर में होंगे वो। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है निरंतरता। इसको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, समझिए। 2 मित्र हैं, राम और श्याम। इन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा 1 लाख का। 5 साल बाद इन्होंने इसे 2,20,000 में बेच दिया। आपस में इन्होंने शेयर कर लिए 1,10,000 और 1,10,000। उस वक्त इन्होंने कितने दिए थे? 50,000। तो फायदा कितने का हुआ? 70,000 का। क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी? आप कहेंगे नहीं सर। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, माना 2 साझेदार हैं, इनमें से एक की डेथ हो गई, साझेदारी खत्म। एक रिटायर हो गया, साझेदारी खत्म। एक इंसॉल्वेंट हो गया, साझेदारी खत्म। एक इंसेन हो गया, पागल हो गया, साझेदारी खत्म। तो साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। क्लियर है ये वाली बात? चलिए, म्यूचुअल एजेंसी मैंने आपको समझा ही दिया है पीछे। कहाँ समझा था हमने? यहाँ पर। ये सारा हमने म्यूचुअल एजेंसी समझा ही था। कहाँ गया भाई? ये वाला, ये हमने म्यूचुअल एजेंसी समझाई था, जहाँ पर या तो एक व्यक्ति सभी के लिए काम करता है या सभी लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद 2 चीज़ें और हैं जो हम करेंगे। एडवांटेज हैं और फिर डिसएडवांटेज हैं। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, है ना। देखिए, बहुत सारा नहीं करना है, आराम आराम से करना है, समझते हुए करना है ना। एडवांटेजेस क्या हैं? आसानी से खोलियाँ बंद की जा सकती है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है, तो आप आसानी से फर्म खोल सकते हैं और आसानी से बंद भी कर सकते हैं, है ना। बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि माना 20 लोग हैं, 5 ही मान लो, चलो 20 मत मानो, 5 ही मान लो। एक निर्णय लेना है, 3 सहमत हैं, 2 असहमत हैं। तो निर्णय माना जाए कि नहीं माना जाए? बिल्कुल माना जाए। लेकिन यहाँ पर एक अंतर है, डिस्प्यूट है। यहाँ पर किस बात का डिस्प्यूट है सर? यहाँ पर डिस्प्यूट ये है कि अगर एडमिशन की बात होती है, किसकी बात होती है? अगर एडमिशन की बात होती है किसी भी पार्टनर के, तो सभी का कंसर्न आवश्यक है। क्या? सभी का कंसर्न आवश्यक है। फिर वोटिंग नहीं होगी, फिर तो सभी का ही 5 के 5 सहमत होंगे तो ही एडमिट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो ये जो बैलेंस डिसीजन मेकिंग है ये एडमिशन में काम नहीं करती है। क्लियर है? मोर फंड्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति होता था, लिमिटेड सोर्स होती थी। इसमें 2 होते हैं, 3 हो सकते हैं। फंड और बढ़ गया, 4 कर लिए, और बढ़ गया 5 कर लिए, और बढ़ गया 6 कर लिए, और तो जितने आपके नंबर ऑफ मेंबर बढ़ते रहेंगे उतने ही आपका क्या बढ़ता रहेगा? फंड बढ़ता रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको किस में, कंपनी में कन्वर्ट कर दो, या ऐसा भी हो सकता है
कि आपको कोई दूसरा पार्टनर मिले ही ना, तो आपका जो फंड है वो सीमित भी रह सकता है। दोनों परिस्थितियाँ, तो एडवांटेज के रूप में मोर फंड लिख सकते हैं। रिस्क को शेयर कर सकते हो, भाई मेरे को नुकसान हो गया, मैं इसको शेयर कर लेता हूँ आपस में। मान लीजिए पहले मैं अकेला व्यक्ति था, 10,000 का नुकसान हो गया। इसको उदाहरण के तौर पर इस तरह से समझो, आप ट्रिप पे गए, आप अकेले ट्रिप पे गए और आपके साथ 2 लोग हैं, है ना, एक आप हो और एक आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड। तो दोनों के ऊपर कितने कितने पड़े, 5,000 5,000 पड़े। अब आप क्या गए, आप 5 लोग गए। कितने लोग गए, 5 लोग गए। अब होटल का रहना, आना जाना, वो सब तो सेम ही था, बस खाने का थोड़ा सा फर्क पड़ा। तो ये जो 5 लोग थे, इसमें टोटल खर्चा हुआ 12,000 का। अब ये 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पर हेड कितना आया, 2400 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिस्क था वो क्या हो गया, शेयर हो गया। पहले आप 5,000 हेड पड़ रहा था, अभी कितना पड़ रहा है, 2400 पड़ रहा है। तो जितने ज़्यादा मेंबर होते हैं उतना ज़्यादा आपका जो रिस्क होता है वो शेयर हो जाता है। सीक्रेसी होती भी है, नहीं भी होती है। 2 लोग हैं, भाई भाई हैं या दोस्त दोस्त हैं, सीक्रेसी रहेगी। 40 लोग हैं भाई, नहीं होगी सीक्रेसी। तो एडवांटेज भी है और ये डिसएडवांटेज भी। अब देखो डिसएडवांटेज ही पढ़ेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, असीमित। मतलब क्या है, मतलब 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया, एसेट है हमारी 30,000 रुपये की, तो 70,000 का जो पेमेंट है वो कहाँ से होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी से होगा। इसी को कहा जाता है अनलिमिटेड। अब आप कहोगे कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी तो होती हैं, उसका जिक्र अभी यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ भी जनरल पार्टनरशिप का हो रहा है ना। तो यहाँ पर जनरल पार्टनरशिप का कंसर्न ध्यान में रखते हुए कंसर्न करते हुए काम करने वाले, है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे मैंने अभी बताया, लिमिटेड फंड में, है ना। पॉसिबल टू कॉन्फ्लिक्ट, अब यार 40 लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है यार, 2 लोगों में डिस्प्यूट हो जाते हैं, 3 लोगों में डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो सोचो 40 लोगों में डिस्प्यूट नहीं होगा क्या, 10 लोगों में डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता। किसी ना किसी बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होगा। एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। एक व्यक्ति को एडमिट करना था, सभी का कंसर्न आवश्यक था। अब उनमें से 7 लोग थे, 7 में से 6 ने तो एग्री कर दिया। अब जब तक 7वां एग्री नहीं करेगा उसको एडमिट नहीं करेंगे। तो यार 7वें ने सोचा यार सभी ने तो एग्री कर दिया है, मैं क्यों बुरा बनूं, मैं भी एग्री कर देता हूँ। तो उसने कहा यार मैं ठीक है, तुम सब एग्री कर रहे हो तो मैं कर तो देता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम सहमत हो कि नहीं हो, खाली ये बताओ। कि चलो ठीक है, तुम जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही मान लेते हैं, ले आओ कर लेते हैं एडमिशन। अब भाई साहब जैसे ही वो एडमिट हुए फर्म में, तो वो फर्म में क्या एडमिट हुए, उन्होंने फर्म को एडमिट कर दिया, नुकसान पे नुकसान होने लगा। अब वो जो 7वें वाले भाई साहब हैं वो कह रहे हैं और कर लो, मैं तो मना कर रहा था, सुनेगा कौन मेरी। तो एक कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कई बार, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो एक जनरल उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, यार 2 पार्टनर हैं जो होने ज़रूरी है, अब है ही 2 पार्टनर, एक मर गया, अब पार्टनरशिप खत्म हो गई, फर्म ही खत्म हो गई, है ना। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, एक चीज़ का ध्यान में रखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है एज पर द लॉ। नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के अकाउंट्स ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब तो सर वो रिलायबल भी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो सर अगर वो रिलायबल नहीं होंगे तो लोग उस पर विश्वास कैसे करेंगे, नहीं करते। इसलिए पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स होते हैं या पार्टनरशिप जो फॉर्म्स होती हैं उन पर लोग कम विश्वास करते हैं कि कब धोखा दे जाए, है ना। भाई रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, ऑडिट होना ज़रूरी नहीं है, कैसे पता चले कि वो रिलायबल है या नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करी हैं। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कल। बाकी यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, समस्या है, तो आप वो मुझे मेल पर लिख सकते हो, है ना। तो कल हम 2-3 चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो संभवतः थोड़ी जो है आगे पीछे हो जाए, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मुझे बताइए कि आपने जो आज पढ़ा सिस्टमेटिकली एक एक चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई।
मैं गारंटी से इस चीज़ को कह सकता हूँ कि इतना डेप्थ में और डिटेल्ड में आपको कोई नहीं पढ़ाने का है ना। या तो ये आपने 11th-12th में ही पढ़ी होंगी, या 9th-10th जब यूपी बोर्ड अगर आपने किया तो वहाँ आपने पढ़ा होगा। इतने डेप्थ में आपको पीजीटी लेवल पे तो नहीं पढ़ाया जाने वाला है कि एक एक चीज़। देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लासेस कराने का पर्पज़ ही ये था कि मैं आपको इतना डेप्थ में ले जाऊँ, इतना बेसिक करा दूँ कि आपका क्वेश्चन बने और आप फटाक से उत्तर दे दो। कितने सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको के साथ डिस्कस किए जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, और मैंने वो क्वेश्चंस भी आपको बताया कि कहाँ से क्या बन सकता है, और भी बन सकते हैं। क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ टाइम रुक जाओ, इस महीने के बाद कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, है ना, तो उन्हें आप भी करना, ठीक है। चलिए, बाकी मिलेंगे। वैसे तो वो जो क्लासेस रहेंगी वो CUET के लिए रहेंगी, लेकिन कॉमर्स का सिलेबस है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, करेंगे ज़रूर, है ना। बाकी जितने भी CUET के बच्चे हैं उनको बता दो, अधिगम मंत्रा पे क्लासेस स्टार्ट होंगी, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, आप भी जोड़ना, मज़ा आएगा, है ना। मिलेंगे कल एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। जय हिंद।